सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। ईद का तीसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम देख रहे हैं कि आज भी कुछ लोग हैं जो ईद कुर्बान की जो रस्म है वो निभा रहे हैं। और डेफिनेटली जिन्होंने पहले दिन दूसरे दिन जानवर नहीं ख़रीदा, या कुछ लोगों की ऑब्वियसली कमिटमेंट्स भी होती हैं कि जी पहले हमारे रिश्तेदार फलां रिश्तेदार कर लें, आज हम तीसरे दिन कर लेंगे। सो आज भी हम देख रहे हैं कि जी गहमा गहमी जारी है। और जिस तरह से हमारे ईद के पहले 2 दिन हमारे शोज़ गए हैं और हम इस हवाले से बात भी करते रहे हैं कि भाई आप ईद कुर्बान पर ज़रा सोच समझ के खाइए, क्योंकि आपने खाना उतना ही है जितना आप बाद में बर्दाश्त कर सकें। ये ना हो कि आप डेफिनेटली जब हम ये बात करते हैं कि जी आपकी नज़र की जो भूख होती है वो अक्सर पूरी नहीं होती और उसकी वजह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और उसके नुकसानात फिर हमारे सामने आते हैं कि फिर हम देख रहे होते हैं कि जनाब इतने लोग जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अभी ये वो लोग हैं जो रिपोर्ट होते हैं और कई तो ऐसे हैं जो बेचारे घर में ही सेल्फ मेडिकेशन से गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन आपने ज़रा सोच समझ के खाना, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब और हमाद रुहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए, ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हैं। आप तमाम को एक बार फिर मैं ईद मुबारक कहूँगी, हमारा साथ देते रहे हैं 2 दिन भी। मैं हमाद को वेलकम कहूँगी, ईद मुबारक कहूँगी। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ईद कैसी गुजरी है? आपने फिर खूब फोड़ा है, खाबे फोड़े हैं आपने या कुछ घर में आपने हेल्प भी की है कुकिंग में? बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत मुबारक हो जी। ईद अच्छी गुजर रही है, खूबसूरत गुजर रही है। खूबसूरती ईद की बेसिकली ये होती है कि आप अपने घर वालों के साथ बैठ जाते हैं, उनको वक्त दे लेते हैं। यही इस दिन की खूबसूरती है। अगर हम इस चीज़ का एहतमाम रोज़ाना करें तो शायद हर रोज़ ही ईद होती है, हर रोज़ ही शब बारात हो सकती है। बाकी जो आपका सवाल है कि मैं किस हद तक हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है ईद हो या ना हो, कोई बड़ा काम हो छोटा काम हो, मेरे घर में से कोई और ही उसको कर ले तो बेहतर है। मैं तो मुश्किल से ही हिलता हूँ अपनी जगह से। अच्छा, लेजी हैं आप, ज़बरदस्त, ये भी सही है। चलें जी, लेकिन मेरे ख्याल में ईद एक ऐसा त्यौहार है, उस दिन तो थोड़ा सा आपको, ज़ाहिर है गर्मी इतनी है हमारे, तो खातून खाना का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। उसमें आपको ज़रूर घरदारी में हिस्सा लेना चाहिए, मेरे उमूर खाना में। जी बिल्कुल। शराजी साहब, मुझे लग रहा है आज भी कुछ खाने पीने में मसरूफ़ हैं, चूँकि प्रोग्राम से पहले जैसे बात हो रही थी शराजी साहब से। शराजी साहब, क्या खाया जा रहा है वहाँ? मेरा ख्याल में जी मैं तो सारा साल इंतज़ार ही करता रहा हूँ कि कुछ मौका मिले तो खाऊं। और बस अब ये ईद आई है तो इस वक्त जो है ना बंदा आंखें चुरा के और नज़र चुरा के कुछ ना कुछ खा सकता है। वरना मतलब वो एहतशाम साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हम जो बेचारे ज़रा से दिलों के रोग लेने वाले लोग हैं ना, दिलों का रोग रखने वाले, तो उनको ज़रा हमेशा डॉक्टर भी मना करते हैं और साथ साथ जो है वो घर वाले भी जो है वो डंडा लेके खड़े होते हैं कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना। बहरहाल आप सबको बहुत ईद मुबारक। और अच्छा है आप लोगों को देख के बड़े क्या कहते हैं कि एक लाइवली मूड में, क्योंकि हम हमेशा जो बड़े खुश टॉपिक डिस्कस करते रहे, तो कभी खाने पीने के और कुछ वो हल्के फुल्के गपशप के माहौल में भी जो है जिंदगी गुजारनी जरूरी होता है जी, जरूरी है आजकल के टेंशन ज़्यादा माहौल में, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस तरह के। लेकिन अगेन जी जी मौका मिलता है कि जी ईद में बैठे, लेकिन हमारे तो माशाल्लाह पेशे के हिसाब से वकील हैं, उनके दफ्तर बंद होते हैं, लेकिन मैं शहजादा साहब और एहतशाम साहब, हमें ईद पे भी जो है वो कोई मौका नहीं मिलता ईद गुजारने का। तो आज भी हम देख रहे हैं हम दफ्तर में बैठे। अब हमारे साहब पहली दफ़ा जो है ईद पे दफ्तर आए, लिहाजा उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ईद मुबारक आपको जी। चलें जी, मुबारक सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हम अपने आज टॉपिक्स का मौज़ूआत का आगाज़ करते हैं। एक बड़ा अहम मौजू हमारे सामने है। सरकार शुमार के मुताबिक इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की शरह तालीम 62.3% है। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि तालीम के साथ हुनर ना होने की वजह से हमारे लाखों तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गारी की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अगर यही नौजवान दौरान तालीम अपनी जहनी सलाहियतों के मुताबिक कोई हुनर या टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर लें तो बाद में कई परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी जानिब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है कि 2023 में 8,62,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार की गर्ज से बैरून मुल्क चले गए हैं, जो 2015 के बाद पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क सबसे बड़ी मुंतकली है।
ये तमाम आशारिये हालात की संगीनी का इशारा भी दे रहे हैं और इस बात के मुतकाजी भी हैं कि जब तक मुल्क भर के नौजवानों में फ़नी तालीम की अहमियत को उजागर नहीं किया जाएगा, इस वक्त तक बेरोज़गारी का खात्मा नहीं हो सकता और ये कीमती ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। अपने तजियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि रवायती तालीम के साथ हुनर सीखना कितना अहम है और इस हवाले से अब तक इकदाम नहीं किए गए, तो क्या आगे जाके जिस तरह से जो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे जो सियासतदान हैं, क्या आप समझते हैं कि उनके मंशूर का हिस्सा होगा या इस पर आगे जाके फोकस किया जाएगा? मैं आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं? हम देखते हैं अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन ड्रॉ कर लें तो वहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन पे बड़ी तवज्जो दी जाती है। फिर अगर एशिया की बात करें, वहाँ पे चाइना, जापान, आप देख लें वहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन पे कितनी। पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? अभी तक हम क्यों इस पे इक़दाम नहीं कर पा रहे? देखिए, हम ना हर शोबे में पॉलिटिकल विल और लैक ऑफ कमिटमेंट है हर जगह पे, और हमारे जितने भी माज़र के साथ जो पार्टियां आती हैं वो उनके प्रेशर सियासी तौर पे इतने ज़्यादा होते हैं, वादे इतने करके आके बैठे होते हैं काबीना में। उनको लगता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक कर दें, कोई थाना कचहरी, अदालत, MNAs, MPs की चीज़ें ठीक कर दें और कोई महंगाई को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। ये ऑप्टिक्स होती हैं। असल में बात ये होती है कि आप कंक्रीट लेवल पे क्या करना चाहते हैं। अभी ये जो सवाल कर रही हैं, इतना अहम सवाल है। मुझे याद है कि सिर्फ मुशर्रफ के ज़माने में बाकायदा तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट का एक अदारा बनाया गया, फिर एक स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है ना उसको तैयार करना, बेहतर करने के हवाले से था कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे हमारी GCC कंट्रीज़ में कहते हैं जी स्किल्ड लेबर आनी चाहिए, अनस्किल्ड को वो मान ले रहे होते। उस हवाले से आमना मैं देखता हूँ कि कोई इस पर पेशरफ नहीं हो रही। बुनियादी तौर पे तो 62% जो आमना हमारा लिटरेसी रेट है ना, ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियली शायद इससे भी कम है। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जो अखबार पढ़ सकते हैं और सिर्फ अपना साइन कर सकते हैं, उनको भी पढ़े लिखे लोगों में शुमार किया जाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इम्पैक्ट तो बड़ा नेगेटिव जा रहा है। इवन आप देख लें छोटे छोटे मुल्क रीजन के, और कहा जा रहा है अफ़गानिस्तान हमसे इस हवाले से बेहतर है, श्रीलंका ऑलमोस्ट 100% वहाँ पे लिटरेसी रेट है, हिंदुस्तान जो है ना 80% प्लस है उनका, फिर भूटान 80% से ज़्यादा है। भाई क्या वजह है कि हमारे यहाँ लोग आके, एक तो देखें ना सारी दुनिया में अब तो जो इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो भी एजुकेशन पे 6-7-8% खर्च कर रहे हैं। हम तो एक मुद्दत से देख रहे हैं 2%, 2.5% से बजट मिलता ही नहीं है एजुकेशन का। यही हाल हेल्थ का है। और अल्टीमेटली जब आप देख लें कि हमारे बजट के खसारे बढ़ रहे होते हैं तो वो उस पर कट लग जाती है। ये जो थोड़ा बहुत हमने नाम का 2-2.5% रखा होता है एजुकेशन का बजट, उस पर भी कट लग जाती है। हायर एजुकेशन का बजट एक ज़माने में बड़ा अच्छा था, 300% बढ़ा दिया गया था। डॉक्टर अताउर रहमान ने खासा इस पर काम किया, हमारी नई यूनिवर्सिटी भी आ गई थी। लेकिन असल सवाल ये है ना कि अब जो आपके तो नहीं, हमारे ज़माने में जो तालीम थी ना वो थी आपने मास्टर कर लिया, जैसे मैंने किया मास्टर, तो बस इससे बड़ी कोई तालीम नहीं होती थी। उसके बाद नौकरी ढूंढें और काम करें। अब तो यह है कि आप PhD भी कर लें तो वो कहते हैं फ़ायदा नहीं है, अनलेस कि आप कंपटीशन में जाएँ, बेहतर तरीके से परफॉर्म करने। अदरवाइज़ तो यही कहा जा रहा है कि आप मैट्रिक पास करें, FA BA करें और जो नॉर्मल आपकी टेक्निकल तरबियत है, तालीम हासिल करें और जॉब के लिए आप बाहर जाएँ या मुल्क के अंदर जाएँ। तो मेरा ख्याल है ये वो इशू है जिसके ऊपर बड़ी भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम स्किल्ड लेबर कैसे तैयार करेंगे। अभी मार्केट जो है ना, अभी आप सऊदी अरब जब भी जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनसे यही कहा जाता है कि जी स्किल्ड लेबर भेजें, यहाँ वादे किए जाते हैं, यहाँ पे आके बाज़त के साथ मैं कई लोगों को जानता हूँ आमना कि जो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन दे भी रहे हैं, वहाँ पढ़ाने वाले भी नालायक बैठे हैं, वो भी बगैर जिसको कहते हैं डिग्रियों के बैठे हुए हैं, जाते हैं बच्चे घूम घाम के वापस आ जाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल सही है, ये है सूरत हाल। जी जुल्फ़िकार साहब, एक तो यही कि कितनी अहमियत है अब ख़ास तौर पे आज के अगर हम दौर की बात करें, जब हम देख रहे हैं कि वही अगेन मैं बात करूँगी हमारे हमसाया मुल्क, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पे बैरूनी मुल्क किसी जाते हैं, ख़ास तौर पे दुबई बेस्ड या UAE इधर, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अच्छी पोजीशंस पर हमें इंडियंस दिखाई देते हैं। पाकिस्तान क्यों स्किल बेस्ड एजुकेशन पे या टेक्निकल एजुकेशन पे इस तरफ उनका फोकस नहीं है, ध्यान की कमी क्यों है, क्यों फुकदान दिखाई दे रहा है आपको? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शायद हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। अभी जैसे एहतशाम साहब जिक्र कर रहे थे कि जो बंदा अपना नाम लिखना जानता है वो पढ़े लिखों में शुमार हो जाता है। तो मुझे बताएं कि ये मुकाबला इंडियंस का हम करेंगे या ये मुकाबला हम किसी और का करेंगे? इस पूरे रीजन में भूटान का बता दिया उन्होंने, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका,
सबके 80 से ऊपर जो हैं वो बामाने पढ़े लिखे, जिसको कहते हैं बामाने पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे नहीं। अब अगर आ जाए आप, शायद हम अफगानिस्तान से हम तालीमी रेशियो में आगे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो 62-65 की फिगर है, बिल्कुल मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। ये इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो अपना नाम लिखना जानते हैं, इसके अलावा नहीं। हमारा वो मुश्किल जो है, मैं समझता हूँ कि 20% से ऊपर नहीं, और ख़वातीन की इससे भी बहुत ही कुछ 4-5% होंगी, 6-8% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब मुकाबला किस तरह करना है, मैंने एक वीडियो अभी देखा कुछ दिनों पहले, एक टीचर ये बता रही है कि इंडिया के स्कूल्स में 3 लैंग्वेज अब सिखाए जा रहे हैं, और वो टीचर ये फ़ख्र से कहती है कि वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में जितने आपके जापानीज़ जो कंपनीज़ हैं उनके CEO इंडियंस होंगे, जर्मन्स के जो है वो कंपनीज़ के CEO और टॉप के उनके ऑफिशियल जो इंडिया में होंगे वो आपके इंडियंस होंगे। तो स्कूल लेवल पर अगर ये, और गवर्नमेंट स्कूल, ये कोई प्राइवेट स्कूल की बात नहीं है। हमारा तरीका तालीमी आप ये देख लें कि एक तो एलीट के लिए एक स्कूल्स हैं जिनके लिए वो लाखों रुपए हो गए, 50,000 हो गए, जितने भी हो गए, वो पर मंथ वो हो रहे हैं सारा कुछ, वो एक आध नहीं है, भरमार है स्कूल्स की। शाह साहब, ये जो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे जो सियासतदान हैं, इन्होंने इसको कभी अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा, मैंने तो कम से कम नहीं देखा, मैंने तो कम से कम उस तरह से नहीं सुना, या अगर ऐसे नारे लगाए भी गए हों तो उस हवाले से कभी उन दावों को पूरा नहीं किया गया, अमली जामा नहीं पहनाया गया। वजह क्या है इसकी? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, हम पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है। जब क्लास बेस आपका माशरा है और मुख्तलिफ क्लासेस के लिए आप तमाम चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, मुल्क के निज़ाम से ले के और एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम से ले के तालीमी निज़ाम से ले के हर चीज़ में, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके हुक्मरान जो है वो तालीमी निज़ाम लाएंगे जिसमें गरीब के बच्चे जो है वो खड़े होकर जो है वो कहीं अमीर के बराबर आ सकते हो। मैं ये नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। उसकी बड़ी वजह सबसे ये है कि अगर अशराफिया का जो निज़ाम इस मुल्क के अंदर नाफिज है, वो गरीब के बच्चों को अगर इस वक्त ले आए अमीरों के बराबर, तो मैं नहीं समझता कि आया उनकी हुक्मरानी बाकी रहेगी। फिर तो आप देखेंगे बरतानिया की तरह एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर होगा पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर एक अफ्रीकन नस्ल का सदर बन सकता है जैसे अमेरिका के अंदर बनाए। तो मैं देखिए, हमारा जो निज़ाम है ना, वो आपने रखा इसलिए कि आप कुछ ग़ुलाम पैदा करेंगे, ग़ुलाम बनाएंगे, जो क्लर्क होंगे, जो आपके हिसाब किताब करेंगे, जो आड़ती होंगे, जो आपके दुकानों और कारोबारों का हिसाब किताब करेंगे। तो एक निज़ाम इस तरीके से बनाया गया है कि जिसमें तबकाती जो तालीम है वो इस तरीके से इसको परसूख किया जाएगा कि गरीब का बच्चा मज़ीद गरीब हो और अमीर का बच्चा जो है वो मज़ीद आगे तरक्की करे। एक बात तो ये हुई। दूसरा जो इस मेरे नज़र में नुक्ता है, आप बात करें इंडिया की, अब जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने, आपने देखा होगा कि वहाँ हमेशा, बल्कि एक स्टेट के लेवल के ऊपर जो बच्चा जो है वो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर टॉप करता है, बाकायदा उसको स्कॉलरशिप पे उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजा जाता है जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। और अगर वो पहली दफ़ा जाके जब वहाँ पे ये तमाम तरीक़ेकार के मुताबिक तालीम हासिल कर सके, तो 10 साल बाद वही बच्चा जो है वो वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहा है। अब आप जाके देखें, आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को देखें, चाहे वो IT की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर आपको वो लोग मिलेंगे जो कि इंडियन नज़ाद जो है वो अमेरिकन है, या वो इंडियन नज़ाद बरतानी है, या इंडियन नज़ाद, ये एक निज़ाम था जो उन्होंने बनाया। हमारे बच्चे तालीम हासिल करने के लिए, मेडिसिन पढ़ने के लिए शाह साहब बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम जब इलाज कराने की बात आती है तो वही जो अशराफिया वाला तबका है या फिर जो भी साहिब इस्तात है, वो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम मुल्क से बाहर जाके इलाज कराएं। देखिए, मेरे ख्याल में जमात इस्लामी का एक नारा है ना, वो हमेशा हम देखते रहे, हम उनका नाम लेके इसलिए बात करते हैं, तबकाती निज़ाम तालीम के खिलाफ हमेशा उन्होंने जंग लड़ी, और ये इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पांस भी है। आखिरी बात जो बार बार हम कह रहे हैं कि जनाब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे क्यों पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अगर आप तनख्वाहों पे रोक दें तो मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन अगर आप उनको माहवार जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ रुपीज़ रिश्वत के देंगे तो उनके बच्चे जाहिर बात है वो क्यों जो है अमेरिका और बरतानिया की यूनिवर्सिटी से कम है। सही। हमाद, आपका इस हवाले से क्या टेक है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या माजी में इस पे काम होता रहा है, आपकी नज़र से गुजरा हो,
और अगर ऐसा हुआ तो उस पर एक ब्रेक क्यों लग गया? देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है और जहाँ तक आवाम की नौकरी की बात है, आवाम के मसाइल की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डिसएग्री कर रहा है कि हमारे लीडर्स की ये प्रेफरेंस कभी रही ही नहीं है। आप आज भी देखें तो हमारे लीडरान अपने गुजरे हुए मसाइल या आज जो मसाइल उनको दरपेश हैं उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, उसी पे वो वोट मांग रहे हैं और बदकिस्मती से उसी पे उनको वोट मिल रहा है। अवामी मसाइल पे कोई बात ही नहीं कर रहा, अवाम की नौकरी पे कोई बात कर ही नहीं रहा, और ना ही उसको ये प्रेफरेंस लगती है और ना वोटर की ये प्रेफरेंस लगती है। तो अगर हम ऐसे ही वोट देते रहेंगे जज्बात में आकर, जज्बाती नारों पे, तो फिर हमारे साथ यही होगा। हमें खुद जागना चाहिए। एक और बहस जो काफ़ी चल रही है कि क्या एजुकेशन भी ज़रूरी है, डिग्री भी ज़रूरी है या नहीं, या सिर्फ स्किल के ऊपर ही जाया जाए। तो इससे अगर हमारी एजुकेशन से मुराद होती है कि एक रिवायती तालीमी निज़ाम जिसमें हम स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, पास करते हैं, डिग्री लेते हैं, और गैर रिवायती से अगर हमारी मुराद ये है कि हम सेल्फ टॉट कुछ कर सकते हैं, तो इसका जवाब मेरे ख्याल से वही होगा। मेरा जो अक्सर होता है जब लोग पूछते हैं कि कारोबार करना चाहिए हमें या जॉब ढूंढनी चाहिए, बेसिकली उसका जवाब मेरा यही होता है कि अगर आप खुद एहतसाबी कर सकते हैं, अगर आप अपने वक्त की पहरादारी कर सकते हैं, तो फिर आप जो रास्ता भी ले लें, नौकरी कर लें, बिजनेस कर लें, सेल्फ टॉट कोई हुनर सीख लें या स्कूल्स के थ्रू एजुकेशन ले लें, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप नहीं ये खुद एहतसाबी करेंगे, अपने वक्त की पहरादारी नहीं करेंगे, तो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े से बड़ा हुनर आपको कामयाब नहीं बना सकेगा। दूसरी बात ये कि जो तालीम है, बुनियादी तालीम इंतहाई ज़रूरी है। आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अगर हमारे पास तालीम नहीं होगी, बुनियादी तालीम नहीं होगी, हम खुद को अपडेट नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैं मादी बता रहा था, अभी आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। हम ना देखें अब सारी दुनिया में फोकस कितना ज़्यादा है। अब ये लेटेस्ट ये खबर है कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो हैं, तकरीबन 8,500 यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया में, दूसरे नंबर पे अमेरिका की हैं जिनका कहा जाता है कि जी 5,500-6 हज़ार हैं, और तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान की हैं, 3,500-4 हज़ार यूनिवर्सिटी उनकी है। हमारी आप देख लें कितनी है, मेरा नहीं ख्याल 35-30 से ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, और वो भी आधी ज़्यादा है वो प्राइवेट सेक्टर में। देखें ना, अब ये स्टेट सेक्टर तो ये काम नहीं कर सकता, अब होना ही चाहिए कि ये प्राइवेट सेक्टर को हुकूमतें इजाज़त दें, वो हेल्थ एजुकेशन के मैदान में आ गया है। जी बिल्कुल ठीक है जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मौज़ूआत पर। वेलकम बैक। और जिस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया की हर कौम अपनी मकामी मार्केट और अपने मुल्क में तैयार शुदा मसनूआत को बखुशी और इंतहाई फ़ख्र के साथ इस्तेमाल करती है, लेकिन शायद हम वो वाहिद कौम है जिन्हें मेड इन पाकिस्तान का टैग लगी मसनूआत इस्तेमाल करने में झिझक महसूस होती है। और गालिबन पाकिस्तानी मईशत की बदहाली की अनगिनत वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम अपनी मकामी मसनूआत और ब्रांड्स को फ़रोग नहीं देते। लेकिन इजराइल फ़लस्तीन जंग ने पाकिस्तानियों के ज़मीर को कुछ हद तक झंझोड़ कर रखा, और गुज़श्ता 8-9 महीनों में पाकिस्तानियों ने गैर मुल्की, ख़ास तौर पर इजरायली मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट किया, जिससे एक तरफ अमरीकी इजरायली मसनूआत को बड़े नुकसान का सामना है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की मकामी इंडस्ट्रीज़ जिनमें फूड चेन्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फ़रोग पा रही हैं। यानी अगर ये जंग ना होती तो हमारी मकामी इंडस्ट्रीज़ और मसनूआत कभी बड़े पैमाने पर बिजनेस नहीं कर पाती। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि हमें कोई भी इनकलाबी कदम उठाने के लिए गैर मामूली हालात की ही ज़रूरत क्यों पेश आती है। हम पाकिस्तान में बनी अशिया को तरजीह क्यों नहीं देते, और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में लाना है, तो इस हवाले से हमें क्या करना पड़ेगा? शाह साहब, स्टार्ट में तो हमने देखा, जैसे ये जब जंग का आगाज़ हुआ उस वक्त जो सारी सिचुएशन बनी थी उसमें लोगों ने बॉयकॉट का कहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रेजुअली इसमें भी काफ़ी फ़र्क आ चुका हुआ है। अब हम देखते हैं निस्बतन जितने भी गैर मुल्की, ख़ास तौर पे जो फूड चेन्स हैं उन पे अब हमें रश भी दिखाई देता है, या हम ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जो गैर मुल्की प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक दफ़ा फिर से सेल शुरू हो चुकी हुई है। तो सर, एक तो क्या हालात ऐसे बनते हैं तो फिर हमें इसको प्रमोट करना है, या हमें हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें लगता है कि गैर मियारी अशिया है जिसकी वजह से हम अपनी अशिया को जो है पाकिस्तान बनी हुई जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आपके पास इस वक्त जो सूरत हाल है एक सिंबॉलिक, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बदकिस्मती है, और हिस्ट्री शायद दोहराएगी कि अगर फ़लस्तीनियों और गज़ा के साथ किसी ने ज़्यादती की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी ममालिक ने की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और ये मेरे ख्याल में बड़ी ओपन सी चीज़ है। कितने इस्लामी ममालिक हैं जिनके अंदर बाइकआउट हुआ, कितने इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, बात बड़ी अजीब सी होती है। आप अरब ममालिक को देख लें, आप सेंट्रल एशियन ममालिक को देख लें, कोई भी ऐसा मुल्क सिवाय आप देख लें वो ममालिक जो कि
गैर मुस्लिम ममालिक समझे जाते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने जो है अपने सफ़ीर भी वापस बुलाए, उन्होंने फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को भी तस्लीम किया। और हम सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मे की नमाज के बाद थोड़ी सी रैली निकालते हैं और 6 झंडे लहराते हैं, या जाके पुलिस वालों के ऊपर जो है वो गुस्सा निकालते हैं कि आप जो है फ़लस्तीन में जाके जो है जहाद करें। दूसरा जो आप बाइकआउट की बात करते हैं वो बड़ा सिंबॉलिक सा बाइकआउट था। मैं नहीं समझता कि हमारी मुल्क की अशराफिया जो है या उनके जो एलीट क्लास है वो किसी भी सूरत पे इंसानी हमदर्दी के तौर पे भी कभी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हुई है। अब आप देख लें, हम ये नहीं कहते कि शायद तालीम का मसला है, चाहे वो क्लास का मसला है। आप क्या वाशिंगटन की सड़कों पे, कनाडा की सड़कों पे, बरतानिया की सड़कों पे क्या आपको कोई कम पढ़े लिखे लोग नज़र आएंगे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक ह्यूमैनिटी का जो फैक्टर था ना, वो हमारे ममालिक के अंदर नहीं है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी भी उनके अंदर शामिल है। आप देख लें कितनी सियासी जमातों ने जो है वो रैलीज निकाली, कितनी सियासी जमातों ने प्रोटेस्ट किया, वो तो अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बदकिस्मती आपकी मजहबी जमातों को देख लें। मजहबी जमातें दिन रात लोगों पे कुफर के फितवे तो ज़रूर लगाती हैं, लेकिन आपने देखा क्या बाइकआउट किया। और आप हैरान होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, बदकिस्मती है कि आज भी मैंने 1-2-3 बड़ी मजहबी जमातों के लीडर्स को नस्ले का पानी पीते हुए देखा। और आप कभी गौर कीजिएगा, उनके आगे वही बोतल पड़ी होती है, और अगर कहते हैं तो तस्वीरें शेयर भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री में जो कौम मुसलमान कौम अपने आप को कहने वाली है, मेरे ख्याल में बड़ा अफसोस है कि शायद उन्होंने इंसानियत के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ भी जो है वो एक लफ्ज़ नहीं बोला। आप बाइकआउट की बात करते हैं, फिर आप देखिए इस वक्त कारोबार कौन से ममालिक कर रहे हैं। आपके मिडल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन, आपके अरब ममालिक सबसे ज़्यादा कारोबार इस वक्त इसराइल के साथ कर रहे हैं। तुर्की के कारोबार को देखना है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में देखें, और अब अपनी बात अगर की जाए, हमारे पास रिप्लेसमेंट में है क्या? अगर हम ये तमाम गैर मुल्की प्रोडक्ट्स बंद करेंगे तो फिर तो हमारे पास मेरे ख्याल में वो ढाबे रह जाते हैं या सड़क पे बैठ के जो है ना वो खाने बैठ जाते हैं। तो फिर तो ना तो हमें मेरे ख्याल में 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के जो है ना वो जो है वो क्या कहते हैं बर्गर्स खा सकते हैं, ना शवारमे खा सकते हैं। सर, अगर वो बने में तो हम डिस्करेज कर देते हैं ना, हम उसको प्रमोट ही नहीं करते। हम उनको ऐसी कोई फूड चेन जहाँ पे आपको ये बर्गर्स या पिज्ज़ास मिल रहे हों, उसके साथ अगर छोटा मोटा पाकिस्तानी भी बन गया हो तो हम डेफिनेटली, आप और मैं, हम समेत सब लोग तरजीह देंगे कि एक जो ब्रांड है उसको जाके हम उस पर जाएं। ब्रांड का इशू कहते हैं, क्लास का भी आपने एक कहते हैं ना कि हमारी क्लास का इतना नशा है। वो जो है घर में 20 रुपए का ऑमलेट नहीं खाता, लेकिन वो जाके डैंडीज और नैंडोज में जाके जो है वो कम से कम 1000 ऑमलेट जरूर खाता है। तो मेरे ख्याल में सोचना यही होगा कि इस किस्म की अगर बेहिस कौम होगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शायद वो सारे का सारा फलस्तीन मरता है या पूरी इस्लामी दुनिया मरती है। आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई इस चीज़ से कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, बेसिकली हमारा जो हम बात करने की कोशिश करें कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को उस पर, या तो वही आ जाती है कि हमारा ट्रस्ट उस पर उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया कि भाई गैर मियारी अशिया होती हैं, उन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया कहीं ना कहीं, या फिर हम वाकई एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हम जो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान जो टैग होता है उसको टोटली इग्नोर करके हम जाते हैं जी कोई भी बाकी आपको ब्रांड मिल जाए किसी भी मुल्क का हो, हम उसको तरजीह देते हैं। आप समझते हैं इनमें से कोई फैक्टर है? हम हम एहसास कमतरी का शिकार हैं या नहीं है, हम खौफ का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। ओके। ये कोई सर्वे नहीं देखा मैंने, ऐसा मेरी ज़ाती ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ लॉयर, जब मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, कारोबार को, बिजनेसमैन को, तो मुझे ये ऐसा फील होता है, ये गलत भी हो सकता है, कि शायद हमारा कारोबारी तबका बहुत डरा हुआ है। उसके वहमो गुमान में भी अपग्रेड करना, अपस्केल करना, बड़ा होना, पूरे मुल्क में जाना। आपको आवाज़ आ रही है जी? जी जी जी। अब पूरे मुल्क में अपनी ब्रांचेस खोलना ये उसके ख्वाब में ही नहीं होता, जबकि मैं बाहर देखता हूँ कि बाहर का जो स्टार्टअप भी है वो डे ज़ीरो पे रेडी होता है कि उसने ग्लोबली अपने ब्रांड को कहाँ प्लेस करना है और कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो हमारी सोच बहुत लिमिटेड होती है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की तरफ नहीं जाते। कहा जाता है कि उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। उसका जवाब ये होता है कि आप अगर घर पे ताला लगा दें और फिर भी चोरी हो जाए तो क्या आप ताला लगाना छोड़ देंगे? आप फिर भी अपनी उस प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी चाहिए बिजनेसमैन को, ब्रांड की हिफाजत करनी चाहिए, नाम की, लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट की तरफ हम नहीं आते। हम किसी और के ऊपर एतमाद नहीं करते क्योंकि शायद हम वो लिखत पढ़त नहीं करना चाहते, वो कॉम्प्रीहेंसिव लिखत पढ़त नहीं करना चाहते जिसकी ज़रूरत होती है। आपको हम सब के इल्म में होगा कि हमारे अपने अपने शहरों में कई ऐसे छोटे फूड पॉइंट्स होंगे जो दूसरे शहरों, क्या दूसरे मुल्कों में भी जिनके खाने जाते हैं, लेकिन वो लोग भी अपने शहर से बाहर नहीं निकल रहे अभी तक। तो उसमें कुछ हमारे कारोबारी तबके को भी अपनी जहन को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि हम क्यों ख़रीदते नहीं है, क्योंकि हमें कोई कन्विंस ही नहीं कर रहा एज अ कंज्यूमर।
कोई कारोबारी कोई ब्रांड हमें बता ही नहीं रहा कि हम उसका ब्रांड क्यों खरीदें, कोई मार्केटिंग ही नहीं कर रहे। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो ग्लोबल ब्रांड्स का मुकाबला मार्केटिंग में नहीं कर सकते, बजट में नहीं कर सकते, लेकिन जिस हद तक कर सकते हैं वो वहाँ पर भी हमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा लैक नज़र आता है हमारे बिजनेस में। इस वक्त जैसे सर ने फरमाया, गाज़ा की वजह से आपने भी बताया कि एक न्यूट्रल हो चुका है ये मार्केटिंग का फैक्टर। लोग ऐसे हैं, कुछ हद तक ज़रूर लोग ऐसे हैं जो ढूंढ के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के कोई लोकल ब्रांड ढूंढना चाहते हैं, उसको ख़रीदना चाहते हैं। तो शायद जो मार्केटिंग का लैक है वो यहाँ पर हमें फिल इन हो गया है वो गैप, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। हमें चाहिए कि हम अपना कोई बिज़नेस प्लान बनाएं, और हमारे हुकूमत को भी चाहिए कि लोकलाइजेशन का कोई प्लान बनाए। अपने लोकल वेंडर्स पे, मैं हमेशा लोकल बिजनेस पे कहता रहता हूँ कि हमें तरजीह देनी चाहिए, उन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, रॉ मटेरियल्स सस्ते करने चाहिए। हम यहाँ पर असेंबली पॉइंट्स बना के समझते हैं कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ें। जब तक वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आएगी, जब तक हम पूरे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तो उसको भी मेरे ख्याल से हमें मेड इन पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नारा होता है, बल्कि मेरे लिहाज से तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है ये कहना कि मेड इन पाकिस्तान है, एंड वी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हमें देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि ये एजाज़ भी हम सिर्फ उनको दें, उन बिजनेसेस को दें जो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। जुल्फ़िकार साहब, आप हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे मुत्तफिक हैं कि हम जो हमारे वेंडर्स हैं, लोकल वेंडर्स हैं, अगर हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे और वो भी उस तरह से ब्रांडिंग नहीं कर रहे, तो आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे कंज्यूमर को? ये तो बात देखें जनरली हो रही है, लेकिन ये हमारे जहन में कैसे आया कि जब फ़लस्तीन का वो हुआ और दुनिया में इस चीज़ पर जो है वीडियोस भी बनी, और ख़ासकर मुसलमान ये चाह रहा है कि आप बाइकआउट करें। शायद इस तरह हम प्रेशर डाल सकते हैं इसराइल पर, उन यहूदी कंपनीज़ को पर, और वो यहूदी कंपनीज़ देखेंगे कि उनकी बिजनेसेस बहुत नीचे जाएंगे। पहले तो हम अपने मुल्क में देख लें, दूसरे इस्लामी दुनिया को क्या बात करें। क्या हमने इसको परवान चढ़ाया, इसको हमने प्रमोट किया? कतई नहीं। ये तो बहुत पहले हुआ करता था, 20-30 साल पहले, कि एक पार्टी ये कहती थी कि ये एक आप कोई मशरूबात की, मैं नाम नहीं लूँगा, मशरूबात की जो बोतल है आप उसको ख़रीदते हैं तो ये गोली जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, यहूदियों को आप ये दे रहे हैं। वो ये हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया। फिर अभी ईद की जब हम बात कर रहे हैं, ईद के त्यौहार पर हम वैसे मशरूबात इस्तेमाल करें ना करें उन ब्रांड्स की जो यहूदी उन कंपनियों को चलाती है, लेकिन ईद पर जो है हम जो है पूरा जो है कुछ 6, 8, 10 लेके ख़रीद लेंगे और उसी को लोगों की खातिर तवाज़े करेंगे। तो ये करते हैं, कौमें करती हैं। उम्मा जो है जिसको हम कहते हैं वैसे सो कॉल्ड, सॉरी टू से ये कहना, सो कॉल्ड उम्मा, हमने एक कह दिया कि उम्मा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे को OIC को अगर आप देख लें, क्या OIC में कुछ तरह के डिसीजन होते हैं कि जो आज कुछ फ़र्क पड़े उससे कि फ़लस्तीनी बच्चों, ख़वातीन, औरतों या उन लोगों का, बूढ़ों का कत्ल ना हो। कल देखें आपने जो है ये कुछ दिनों पहले जो है हम उसको देख रहे थे, कुछ दिन पहले टेंटेज विलेज जो है, जी ICJ का डिसीजन के बाद जो रफ़ा में सिचुएशन हुई वो हमारे सामने है। तो हम कहते हैं कि ये उस वक्त हम करें, और ये जो हम अभी आ रहे हैं कि जिस तरह हमारे दोस्त हमाद ने बताया कि हम उस चीज़ों को वो करें, कौन करेगा? वो तो ये है कि हम लोकल चीज़ों को प्रमोट करें, पाकिस्तानी उनको जिनमें करेज है, जो थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, वो पाकिस्तानी कौम तो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं, लेकिन कौन उसको करेगा? पता नहीं। एक मज़ा हम तलाश करते हैं, जायका जो है कि जी वो फॉरेन ब्रांड जो है, देखें जी वो फलाना वो बेहतर है, वो एक उसका, उनके एड्स जिस तरह बनते हैं, करोड़ों रुपए उस एड्स लगाते हैं। आपका खेलों में आप देख लें, मैचेस में देख लें, उनके वो चलते हैं, जिस तरह वो उनको स्पॉन्सर करते हैं तो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अब मीडिया में लोग हैं, मीडिया जो है वो किस तरह अट्रैक्ट करता है उन चीज़ों को और वो उस ब्रांड को, और जो भी है उसको हम वो करते हैं। तो बेहतर यह है कि दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो लोकल चीज़ों को प्रमोट करना, एक ये कि अगर आप देख रहे हैं कि एक मुसलमान भाई है या कोई दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, अगर उसके ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं, अगर एज आ गुस्सा हम उसको सिर्फ अपना एक नफ़रत का इज़हार करें
वो यही हम कर सकते हैं, उन चीज़ों का हम बाइकआउट कर दें। बिल्कुल बाइकआउट करके इसी तरह से हम अपनी हैबिट बना सकते हैं और इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के, ताकि हम थोड़ा सा ऑब्वियसली हमारे, ये सही है, ये आपकी बात सही है कि एज अपॉर्चुनिटी कर लोकल ब्रांड को प्रमोट। बिल्कुल ठीक है। हम जी एहतशाम साहब, देखिए हम ना ये गज़ा पे तो जो बात होगी, जो चलें एक पूरी कौम के तौर पे या OIC के लेवल पे कुछ ममालिक ने बाइकआउट किया इन चीज़ों का, वो अपनी जगह पे। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम अगर बात करें मार्केटिंग की और ब्रांडिंग की बात करें तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। अब हमारे यहाँ जो अब वही रोज़ बात होती है कि अपने बारे में बातें करना या कीड़े बुराइयाँ निकालना बहुत बुरी बात है, लेकिन सवाल ये कि हम ना हमारी प्रोडक्ट्स हर आप देख लो ओवर दिस ईयर जो अच्छी कंपनियां भी थी ना, वो उनके अगर कपड़े देख लें, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो ना हम देख रहे हैं कि वो उनकी वो जिसको कहते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी में कपड़े देख लें, कोई भी चीज़ें ले, ठीक है ना। अब आप मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़ी एक कॉमन मिसाल दे देता हूँ। ये शर्ट मैंने पहनी हुई है। अब आप देख पाकिस्तानी जो शर्ट्स बनती है ना, आप देख लें कि वो टी शर्ट की तरह बनती हैं कि वो इतनी छोटी बनाते हैं कि कपड़ा ज़्यादा खर्च ना हो, कि आपने पैंट के अंदर शर्ट पहनी हुई है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे शर्ट से बाहर निकली हुई है। जबकि जो तरीकाकार है स्टैंडर्ड के पूरी पन्नी चाहिए नीचे तक आए, सारी बाहर की दुनिया से सर वो आप खाएं कम, वो आपको बेली फैट है। से बाहर चलें ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा देखें ये पाकिस्तानियों के मसाइल भी तो है ना। देखें जब हम लोग हैं अपनी जगह, लेकिन हम देखें जब बाहर जाते हैं तो हमारी चीज़ें हम देखते हैं, ख़ास तौर पे हम टेक्सटाइल के शोबे में बड़ा काम हुआ है। हमारे टॉवल देख लें, ट्राउज़र देख लें, ख़वातीन के कपड़े देख लें, बहुत बिकती हैं चीज़ें, बहुत अच्छी। वहाँ पे कॉन्शियस हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में किसी हद तक। लेकिन दूसरी तरफ अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि गालिबन रशिया से वो उन्होंने एक बहुत बड़ी खेप चावलों की पाकिस्तान को कहा है कि जी वापस वो नाकिस चावल और कीड़े वाले चावल भेजे हुए थे। ये अक्सर बाहर के मुल्कों में शिकायत आती है। चलें इस लेवल पे अगर ये शिकायतें आएंगी तो फॉरेन एक्सचेंज में हम कैसे कमाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो एक ट्रेंड बन गया ना अपना पैसा बनाने का, मैं ये कहूँगा 80-90% हमारी पाकिस्तानी कंपनियाँ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। देखो वैल्यू एडिशन तो हम करते नहीं हैं, डाइवर्सिफाई करते नहीं। पहले तो एतमाद अपने पाकिस्तानी लोगों का पैदा करें। अभी बेशुमार खाने पीने की चीज़ें आप बनती हैं, मुझे बताएं 10 दफ़ा आप दिन में सोचती होंगी यार फ़लाँ चीज़ नहीं ठीक नहीं है, वो फ़लाँ कंपनी वो ठीक नहीं है, तो अब क्या करें, कहाँ जाएँ। ये जो एक है ना पैसा कमाना, ये इस रविश ने हमें मरवा के रख दिया है। सारी दुनिया में चले जाएं थोड़ा बहुत, फिर वो कहते हैं बेतरतीब एक तरतीब है, पैसा भी बनाते हैं लेकिन कोई क्वालिटी पे भी तवज्जो दी जाती है, क्वांटिटी भी। हमारे यहाँ वो बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें ख़त्म हो। ऊपर सबसे बड़ी बात है कि टॉप लेवल पे हम देखते हैं कि इस तरह के चीज़ों पे हुकूमती लेवल पे, अब क्या हुकूमत का भी क्या कहें, हुकूमतें तो वैसे ही ख़त्म हो गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन नाम की एक चीज़ होती है, कंपटीशन से चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन आमना अगर 10 बंदे जो हैं 10 के 10 बंदे जो है ना वो गलत चीज़ बना रहे हैं माजत के साथ, वो कंपटीशन कहाँ होगा। वो तो होता है कि 2-3 गलत बना रहे हैं, 7-8 अच्छे बना रहे हैं, उसके बाद वो 2-3 वाले कहेंगे नहीं यार हमने अपनी चीज़ सही बनानी है। तो यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो पैसा बनाने की ख़ास तौर पे 2019 के बाद पूरी दुनिया में बाय द वे काम शुरू हो गया। वहाँ पे भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। चीज़ें लेने जाएँ, कोई भी चीज़ लें, पूरी चीज़ नहीं आपको मिलेगी। यहाँ तो मामला बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है। ज़रूरत यहाँ पे है कि जहाँ आप सारा दिन दीन की बात, इस्लाम की बात करते हैं, भाई ये चीज़ों भी तो आप देखना, लेन देन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि चीज़ें बेचें तो किस तरह की बेचें। चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बाज बहस भी की, इस हवाले से बात भी की। मैं चाहूँगी शराजी साहब से एक अहम मसला जो वो काफ़ी अरसे से उठाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। शराजी साहब, जो टिम्बर माफिया वाला मामला है KP में, जो हम देख रहे हैं कि तेज़ी से दरख्तों की कटाई का मामला जारी है, सर बेसिकली है वहाँ पर इशू क्या है और इस पर क्या कोई कार्रवाई हो रही है, उस हवाले से कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला है और शायद खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके जो है इस वक्त आप कह सकते हैं कि हीरोइन और जो आइस का कारोबार है उससे बड़ा कारोबार टिम्बर माफिया का कारोबार है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जंगलात को बड़ी बेदर्दी और बेदरेक जो है वो काटा जा रहा है, तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। मैं आपको डेटा बताऊँ तो जो ग्लोबल फॉरेस्ट का डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन हम सबसे ज़्यादा तबाही जो है मालाकंड डिवीज़न के फॉरेस्ट के अंदर है। 1.79 KHA के करीब जो है यहाँ पे जंगलात का
सफाया कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। और हमारे पास जो वीडियोस मौजूद है, आप देखें कोहिस्तान, अपर तीर, लोअर तीर, स्वात, शांगला, बेतरेक जो है वो दरख्तों को काट के जो है वो स्मगल किया जा रहा है। साथ साथ जो बॉर्डरिंग इलाके हैं हमारे पास, अपर तीर, लोअर तीर और बिनशाई का, वहाँ अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर स्मगलिंग हो रही है। मैं एक अहम नुकते की तरफ आऊँगा, लेकिन ज़रा सा मुझे आप मौका दीजिएगा, मैं पहले आपको तमाम एरिया का बता दूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो खैबर एजेंसी के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर, और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकार, करप्ट माफिया और बाकायदा सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। 3 बहुत बड़े बड़े स्मगलर्स हैं आपके स्वात के रीजन के अंदर, आपके चतराल के रीजन के अंदर, जो कि अफगानिस्तान भी लकड़ी स्मगल करते हैं, और वो टनों के हिसाब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लकड़ी है। अगर हमारा FBR और हमारी हुकूमत सिर्फ इन चंद लोगों के अकाउंट्स के अंदर आने वाले पैसे को अगर वो चेक करना शुरू करे तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर जो है ये जंगलात की कटाई हो रही है और लकड़ी स्मगल की जा रही है। फिर अगर हम देखें इसके बाद हज़ारा के जो जंगलात हैं उनमें एक बहुत बड़ी तबाही की जा रही है। 1.49 KHA के हिसाब से वहाँ पे दरख्तों के जो है वो तबाही की जा रही है। साथ साथ इस वक्त एक और बड़ा अहम मसला जो मेरे ज़राए कहते हैं कि ये जो टिम्बर माफिया है, बकौल उनके साथ बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, और इस वक्त जो लकड़ी काटी जाती है या जो फॉरेस्ट की लकड़ी है उसको मार्केट में लाने के लिए फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक बड़ा रोल है, जो कि कंट्रोल करती है इस तमाम गैर कानूनी लकड़ी की स्मगलिंग को। और ये माफिया हुकूमत इस मामले को क्या कंट्रोल नहीं कर रही, इस मामले को देख नहीं रही? मैं उस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त देखिए पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के हाथ से ये चीज़ बहुत बड़ी है। अगर बॉर्डर के ऊपर अब इस वक्त जो टिम्बर माफिया है वो FTC के रोल को ख़त्म करके डायरेक्ट मार्केट के अंदर लकड़ी लाने की कोशिश कर रही है, और ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे वजीर हैं जंगलात फजल हकीम साहब, उनसे हमने बात भी की और उन्होंने उस दिन हमें बताया भी कि बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है और वक्तन फ़वक्तन इन लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन हो रहा है। लेकिन आप देखें कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जहाँ से मक्खी पर नहीं मार सकती, अरंदू का जो बॉर्डर है चतराल में, अब मेरे डेटा के मुताबिक जो कि इस वक्त माहिरीन ने इकट्ठा किया, 20% से ज़ायद जो चतराल के जंगलात हैं उनका सफाया किया जा चुका है। यही हालात के हज़ारा के जंगलात के। तो मेरे ख्याल में कुछ दिनों के बाद हमारा यहाँ जो क्लाइमेट चेंज होगा, जो डिजास्टर होगा, वो इंतहाई खतरनाक होगा। मेरे ख्याल में ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, न सिर्फ सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत और बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आवाज़ उठानी चाहिए कि जो कीमती दरख्त हैं उन्हें काट कर क्यों पोश एरियाज के अंदर जो है भेजा जा रहा है। और एक और इसमें आखिरी जो पॉइंट है, टिम्बर माफिया बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ये चीज़ें फाइनेंस करिए, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर मौजूद जो दहशतगर्द हैं या जो दहशतगर्द तंजीमें वो भी इनसे जो है फायदा उठा रही हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर जो है फौरी एक्शन होना चाहिए। ये हुकूमत को इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए, बड़ा अहम इशू है। और इसके साथ ही प्रोग्राम हुआ चाहता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।